हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार मैथ बाय नरेश सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी फाइनल जिसके अंदर हमारे पास पेपर सेकंड चल रहा है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स से, और आज इसके अंदर हमारे पास यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, और ये लेक्चर 3 है, ये लेक्चर नंबर 2 का ही आगे का पार्ट है। यहाँ इक्वेशंस नंबर 3 तक हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक हम आपको कंप्लीट करवा चुके हैं इक्वेशंस नंबर 1, 2 एंड 3। अब हम इसके आगे इसी लेक्चर्स के अंदर करने वाले हैं। तो देखो, आपके पास टॉपिक का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है, इक्वेशंस ऑफ मोशन। यह किस नाम से एग्जाम में आएगी? नावियर स्टोक्स इक्वेशंस ऑफ मोशन, या फिर हमारे पास कंजर्वेशंस ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, कंजर्वेशंस ऑफ ए मोमेंटम। 3 बातें हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। F = dp/dt, जहां F हमारे पास है टोटल फोर्स और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए P मतलब मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास है एंटरिंग इनक्लोज वॉल्यूम V के लिए है, ये सरफेस S के लिए है। ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ ए मोमेंटम। ठीक है, अब हमारे पास देखो, इसके और आगे करें तो वो डायग्राम हम एक बार फिर से बना लेते हैं। डायग्राम हमारे पास वही था कि एक सरफेस है S जिसका वॉल्यूम V है, डेंसिटी ρ है, छोटा सा टुकड़ा लिया ds, वेलोसिटी कंपोनेंट Vj, नॉर्मल था हमारे पास है Nj। ठीक है, और ये ऐसे था एक प्रकार से, ये इस प्रकार से किसी पाइप में, और ये हमारे पास इस नहर के अंदर या वाटर के अंदर फ्लो हो रहा है, मूविंग फ्लूइड है ये। ठीक है, ये हमारे पास इसकी प्रोसेस है। ठीक है भाई, ये हमारे पास वास्तव में इसकी क्या है? प्रोसेस है। और ये जो आप देख रहे हैं ये इसी का एक सरफेस है। ये वाले सरफेस को ही हमने थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बना के ऐसे दिखाने की आपको कोशिश की है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो फ्लो है, फ्लो फ्लूइड बोलो या आप ऐसे बोल सकते हो, मूविंग फ्लूइड भी बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है। मतलब ये पानी है, ये लगातार चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखा है इक्वेशन नंबर 1 की वजह से फोर्स है, तो कौन सा फोर्स इसके ऊपर काम करेगा? फोर्स है, टोटल फोर्स है। एक फोर्स तो लगेगा इसके पानी के ऊपर। ठीक है, मतलब इसके पानी को हम ऐसे बोलेंगे कि इसके अंदर मास है। ठीक है भाई, ये वॉल्यूम है तो इसके अंदर कोई ना कोई मास है। एक फोर्स तो हमारे पास बॉडी फोर्स काम करेगा, एक फोर्स तो खुद उसकी बॉडी फोर्स से काम करेगा। ठीक है, बॉडी फोर्स काम करेगा किसके ऊपर? इसके फ्लूइड के मास के ऊपर, मास ऑफ ए फ्लूइड। ठीक है भाई, मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड। और दूसरा फोर्स है वो इसके किनारे किनारे काम करेगा। ध्यान देना, बाउंड्री बोलो, बाउंड्री। ठीक है, सेकंड फोर्स है ये इसकी बाउंड्री के ऊपर काम करेगा। सेकंड फोर्स है ये हमारे पास इसकी बाउंड्री के ऊपर काम करेगा। जैसे आप ऐसे समझ लो कि मान लो अपने घर पे एक बाल्टी लिया और उसमें पानी डाला। ठीक है भाई, ध्यान से देखो, मान लो हमने अपने घर पे एक बाल्टी लिया और इसके ऊपर या एक गिलास मानो उसमें पानी लिया, और माना हमने पानी इतना भर दिया इसके अंदर। ठीक है, हमने माना इसके अंदर पानी इतना भर दिया, हालांकि ये पानी शांत है पर अपन मान के चलेंगे फ्लो फ्लूइड है। अब अगर हम इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो एक फोर्स तो इसके पानी के ऊपर लगेगा, तो यहाँ तो बॉडी फोर्स काम करेगा। एक फोर्स यहाँ लगेगा तो ये पानी कभी इतना इधर आएगा, ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता रहेगा। तो एक इसके बाउंड्री के ऊपर, मतलब जो किनारे हैं इस किनारे किनारे फोर्स करेगा, और ये एक प्रकार से स्ट्रेस महसूस करेगा। समझ रहे ना, स्ट्रेस दबाव महसूस करेगा, या यहाँ किनारे के ऊपर तनाव महसूस करेगा। तो ये पानी ऐसे 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 हो जाएगा, इधर 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 होके। तो यहाँ इसके ऊपर स्ट्रेस, और स्ट्रेस क्या? एक प्रकार से फोर्स ही है ना भाई। स्ट्रेस हमारे पास एक प्रकार से क्या है? फोर्स ही है। तो अब हमारे पास ये जो मूविंग फ्लूइड है इसके अंदर यहाँ पर 2 प्रकार का फोर्स एक्टिवेट होगा। लिखवाएंगे, चिंता मत करो, समझो आप एक बार बात को थोड़ा महसूस करो कि हमारे पास एक तो मास बॉडी फोर्स काम करेगा, इसके ऊपर अंदर काम करेगा, और एक इसके किनारे के ऊपर हमारे पास स्ट्रेस फोर्स है वो काम करेगा। ठीक है, एक हमारे पास स्ट्रेस फोर्स है वो काम करेगा। तो आइए एक बार हम लिख लेते हैं दोनों को लैंग्वेज में, ताकि आपकी समझ थोड़ी और बेहतर हो, है ना। तो ये डायग्राम मैंने दिखाने की कोशिश की है, ये पूरा का पूरा 3D फील है, तो इसे आप थोड़ा थोड़ा महसूस करते जाइए और आगे की ओर बढ़ते जाइएगा। ठीक है, तो अब देखो हमारे पास इसके अंदर क्या होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे इन फ्लूइड मोशन। ठीक है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज लिखेंगे तो आप लिखो इन फ्लूइड मोशन।
लगभग लैंग्वेज जो बुक जैसी ही आएगी, बट इसके अंदर हम साथ साथ समझते चलेंगे। इन फ्लूइड मोशन, फ्लूइड मोशन मतलब जब फ्लूइड हो रहा है उसकी गति के दौरान क्या होगा, इट इज नेसेसरी टू कंडीशन, इट इज नेसेसरी टू consider the following two cases of forces, to consider the following two cases of forces, following two cases of forces। ठीक है, मतलब नाम से स्पष्ट है, इन फ्लूइड मोशन, जब ये फ्लूइड इसके अंदर बह रहा है इस दौरान ये हमारे लिए कंपलसरी है या नेसेसरी है टू कंसीडर दैट फॉलोइंग टू केसेस ऑफ फोर्सेस। दो प्रकार के फोर्स होंगे, एक तो हमने आपको बताया था बॉडी फोर्स और दूसरा स्ट्रेस। दूसरा हमारे पास है स्ट्रेस। स्ट्रेस कहाँ लग रहा है, इसके किनारे किनारे, और किनारा नहीं हम बाउंड्री बोलेंगे, इसकी बाउंड्री के ऊपर लग रहा है। ठीक है, तो दो प्रकार के हमारे पास यहाँ फोर्स होंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा केस फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे केस फर्स्ट, फोर्स एक्टिंग थ्रू, लिखो साथ साथ, फोर्स एक्टिंग थ्रू। बताओ किसके ऊपर लगेगा, द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड, द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड, बॉडी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, और या दूसरे हिसाब से ऐसे समझ लो कि एक प्रकार से ग्रेविटेशनल फोर्स ही बॉडी फोर्स होता है। अरे ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है, बॉडी फोर्स होता है। जैसे मान लो वाटर के अंदर यही है, मान लो मार्कर मान लो आप, इसके अंदर से पानी जा रहा है और इस साइड से इसके बाहर निकल रहा है, तो लगातार फ्लो है, वो मोशन के अंदर है या मूविंग फ्लूइड है। अब ये खुद एक बॉडी फोर्स है, बताइए इसका क्या कोई वेट नहीं है, बॉडी वेट काम करेगा नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो है ही, और एक इसका पानी के कंप्रेसर्स के ऊपर, हालांकि प्रेशर्स अपने पास नहीं है, वो क्यों नहीं है यूनिट सेकंड में मैं आपको बता चुका हूं। तो एक बार ऐसे समझो, ये हमारा पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर फ्लो है वो या फ्लूइड है, वो फ्लो हो रहा है या मूविंग कर रहा है, इसका जो भी वेट है बॉडी फोर्स है। ठीक है, इसका बॉडी फोर्स हमेशा नीचे की ओर लगेगा, तो हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग थ्रू द मास ऑफ द बॉडी फोर्स ऑफ द फ्लूइड, यानी इसको हम बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ऐसे लिख लो, दूसरे भाषा में ऐसे लिख लो ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आर नॉन एज ए बॉडी फोर्स। आर कैसे भी लिखो, लैंग्वेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, आर नॉन एज ए बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स। ठीक है, एक तो हमारे पास ये लगेगा बॉडी फोर्स। ठीक है, जो इसका मार्कर का खुद का जो वेट है, या इसके अंदर पाइप वगैरह जो हमने ऑब्जेक्ट रखा था उसका खुद का जो वेट है, एक तो हमारे पास वो लगेगा। ओके, सेकंड हमारे पास क्या लगेगा, सेकंड हमारे पास इसके ऊपर स्ट्रेस फोर्स लगेगा। ठीक है भाई, तो आप लिखो केस सेकंड। केस सेकंड में हमारे पास बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्री। ठीक है, किनारों के ऊपर काम करेगा, तो हम बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्री। फोर्स हमारे पास कहां एक्टिंग होगा, बाउंड्री के ऊपर होगा। किसके ऊपर, द फ्लूइड स्ट्रेस। उस वक्त जब ये फ्लूइड स्ट्रेस में होगा, तनाव में होगा, या ऊपर नीचे झोल मारेगा, है ना भाई, झोल ही तो होता है ना, स्ट्रेसेस बोल दो, चलो आप स्ट्रेसेस बोल दो, ऐसे है ना, समझ गए ना। जैसे मैंने अभी बताया था कि अपने पास वाटर में पानी है ना, सॉरी गिलास में मान लो ऐसे पानी है, इतना भरा है, और आप इसको हिला रहे हैं मतलब ऐसे करके, तो ये इतना इधर आएगा, इतना इधर, ये झाल है, यही हमारे पास स्ट्रेस फोर्स है, जो इसके इस किनारे के ऊपर लगेगा बाउंड्री पे, इसकी इस बाउंड्री के ऊपर लगेगा। तो हमने लिख दिया बाउंड्री द फ्लूइड स्ट्रेस, बाउंड्री द फ्लूइड स्ट्रेस। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये दो प्रकार के फोर्सेस से ये काम करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ हमारे पास ये दो प्रकार के फोर्सेस से ये काम करेंगे। तो हमने लिख दिया इन फ्लूइड मोशन। अब आप इसकी लैंग्वेज अच्छे से देख सकते हो। इन फ्लूइड मोशन के दौरान हमारे लिए आवश्यक है कि ऐसे दो केसेस लो, किसके लिए, फोर्स के लिए। कौन कौन सा फोर्स, एक तो फोर्स एक्टिंग थ्रू द मास ऑफ द बॉडी ऑफ द फ्लूइड, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बॉडी फोर्स होगा, और दूसरा जो उसके किनारे पे या बाउंड्री पे लगेगा, फोर्स एक्टिंग ऑन द बाउंड्री
ऑफ द फ्लूइड स्ट्रेस। ठीक है, ये हमारे पास दो प्रकार के फोर्स हो गए। अब इसे आप सिंबल में मानो, दोनों ही फोर्सेस को कुछ नाम दे दो कि हमारे पास है, कोई भी सिंबल ले लो और हम सिंबल वही लेंगे जो अपने बुक्स में लिखे, क्योंकि बुक में लिखे गए हर एक सिंबल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक संबंध होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि लेटे, ऐसे लिखो लेटे। इस वाले फोर्स, बॉडी फोर्स को तो हम लिखेंगे एफ आई, ऐसे लिखो, चलो आप लेटे एफ आई इज इक्वल टू बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स। ठीक है, बॉडी फोर्स है, और आगे लिख लो पर यूनिट मास। यस, समझाऊंगा इसका मतलब भी। इसके आगे लिख लो पर यूनिट मास। एक तो ये हो गया हमारे पास बॉडी फोर्स है पर यूनिट मास, एंड दूसरे को आप मानो स्मॉल पी और आई, स्मॉल पी और आई, इसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन द बाउंड्री। ठीक है, फोर्स ऑन द बाउंड्री, फोर्स ऑन द बाउंड्री, ये हमारे पास से बाउंड्री के ऊपर लगेगा। और आपको पता है बाउंड्री क्या होती है, एक सरफेस होती है। तो पर यूनिट मास लिखो या कुछ और लिखो, सोच के बोलिए भाई, पर यूनिट। ठीक है, यहां मास लिखूं या एरिया लिखूं, तो ये आएगा हमारे पास है एरिया के ऊपर। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमारे पास वही है, पानी वाला ही एग्जाम्पल है। गिलास में पानी लो और उसके अंदर ये बात फिल करो। ठीक है, सिंबल ध्यान रखना भाई, जानबूझ के ऐसे सिंबल माने गए हैं ताकि आप उसमें उलझो, क्योंकि एक पी है हम ये मान चुके हैं, जिसको मोमेंटम बोलते हैं। इसको हम एक स्मॉल पी आगे चल के एक और मानेंगे ताकि आपके दिमाग पे थोड़ा सा असर पड़े, आप तनाव महसूस करो, प्रैक्टिस करो, और इसे कोई हायर लेवल की एजुकेशन बोलते हैं। ठीक है, समझना इस बात को, हम कहीं बात में अपना काम की बात ना भूल जाए। ये हमारे पास सरफेस थी, है ना भाई, यही था। या चलो गिलास वाले एग्जांपल से समझ लो, या बाल्टी मानो, इससे जो भी आपको अच्छा लगे ये मानो। माना इसमें इतना वाटर भरा हुआ है ना, तो एक तो बॉडी फोर्स यहाँ काम करेगा, तो ये तो क्या काम करेगा, पर यूनिट मास के अंदर, पर यूनिट मास के अंदर। अब जैसे इसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं तो ये स्ट्रेस महसूस करेगा। मान लो ये पानी का स्तर एक बार इधर इतना आ गया और इधर इतना आ गया। अब ये कहाँ पर आ रहा है, देखो ये बाउंड्री के ऊपर आ रहा है ना, बाउंड्री के ऊपर, ये देख लो ये बाउंड्री के ऊपर आ रहा है। तो कितना एरिया कवर करा, तो बाउंड्री तो क्या होगी, 2D होगी ना भाई, बाउंड्री तो 2D होगी। तो ये जो एरिया है, ये कितना एरिया कवर किया इसने, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पर यूनिट एरिया। क्योंकि एक फोर्स तो अंदर लग रहा है, तो अंदर तो हमारे पास क्या है, वो मास भरा हुआ है, पर यूनिट मास आ जाएगा। और ये हमारे पास एरिया हो गया, तो ये पर यूनिट एरिया लिखोगे भाई, कहीं आप भूल ना जाओ। बस इसके अंदर यही है। बॉडी फोर्स को हमने स्मॉल एफ ऑफ आई से लिख लिया, फोर्स ऑन द बाउंड्री पर यूनिट एरिया को हमने स्मॉल पी आई से लिख लिया। बस यही था समझने की बात, इसके अंदर और कुछ नहीं। आगे अब इसके अंदर गुणा भाग है, सीधे सीधे गुणा भाग ने बस कैलकुलेशन है, उधर इधर से इसके अंदर शिफ्टिंग करते रहेंगे, अपना रिजल्ट्स है वो लाते रहेंगे। ठीक है भाई, तो देखिए हम यहाँ तक जितनी काम की बात थी, इक्वेशंस 1, 2, 3, और ये बॉडी फोर्स है, ये फोर्स एक्टिंग है, ये स्ट्रेस फोर्स है जो पर यूनिट एरिया के ऊपर लगेगा। ठीक है, अब यहाँ तक आपने जो मेन बात ही समझ ली। अब हमारे पास कैलकुलेशन है, इसको आप समझिए। तो हम लिखेंगे सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इन्हीं रिजल्ट्स को हम काम में लेंगे, यही रिजल्ट्स हम आपस में इधर उधर से शिफ्ट करेंगे। कुछ याद रखने वाली बातें आएंगी, वो हमें याद रख के भी चलेंगे। अब आप लिखो सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन, ध्यान देना, सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, भूल ना जाना भाई, कैन बी रिटन एज। सुबह सुबह लिखा था, सुबह सुबह का मतलब है पिछले वाले लेक्चर्स में लिखा था, जब टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूटन के सेकंड लॉ, हाँ ये रहा ना, ये लिखा था। देखो इस टॉपिक की स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ मिलेगा। तो लिखो सो द इक्वेशंस ऑफ मोशन से कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशंस 1, कैन बी रिटन एज फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, F इज इक्वल टू डी बटा डी टी, बट मैं ऐसे लिखना चाहूंगा डी बटा डी टी इज इक्वल टू एफ। एक ही बात है क्या भाई,
है ना, F बराबर dP बटा dt लिखो या dP बटा dt बराबर F लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ध्यान देना ये स्मॉल p है और ये कैपिटल P है जो मोमेंटम यानी संवेग को प्रदर्शित करेगा। अब लैंग्वेज में भी लिख दो, ये क्या है भाई हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ, लिखो लैंग्वेज में भी लिखो, ये है हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। यस, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। F क्या है हमारे पास से, टोटल फोर्स है, फोर्स तो है ही पर फोर्स के साथ साथ कौन सा फोर्स है, ये हमारे पास टोटल फोर्स है, ये लिखा होगा हमने इक्वेशन में। अब हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम कौन कौन सा है, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ बातें आपको महसूस करनी होंगी ताकि हम अपना रिजल्ट वो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर सकें। रेट ऑफ चेंज ऑफ, इतने से शब्द पे आप ध्यान दो, रेट ऑफ चेंज ऑफ, तो एक तो ये था, ये रहा इक्वेशंस नंबर 3 से पहले देखिए, कुछ ऐसे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ और फिर मास एंटरिंग इनक्लोज्ड बाई वॉल्यूम V इज गिवन बाई, एक तो ये मिल जाएगा। तो पहले तो मैं इसको लिख लेता हूं, डाटा पूरे काम में आएंगे। ये क्या था, रेट ऑफ चेंज था डेल बाई डेल टी, एक तो हमारे पास ये था डेल बाई डेल टी, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन V रो वी आई डी वी, रो वी आई डी वी, खाली एक स्टेप समझ लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके लिए था भाई, ये रेट मैं नीचे लिख देता हूं, ये था हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, साथ साथ आपको बिल्कुल पूरी जगह छोड़नी है आगे तक, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम एट फॉर इनक्लोज्ड वॉल्यूम V, फॉर इनक्लोज्ड वॉल्यूम V, यस वॉल्यूम V, ऐसे लगा दो इसके। ये था हमारे पास इस वॉल्यूम इनक्लोज वॉल्यूम V के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक बार तो मैं इसको हटा देता हूं, इक्वेशन 3 का डाटा है वो हमारे पास काम में आ चुका है। ठीक है भाई, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम था। इसी प्रकार देखो ये भी हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये मोमेंटम की बजाय लीनियर है क्योंकि ds लगा हुआ है यानी 2D के अंदर है, जबकि ये वॉल्यूम वाला 3D के अंदर था, तो हमने डायरेक्ट यहाँ मोमेंटम लिखा है। इस मोमेंटम के पहले हम लीनियर लगा दें, देखना लिखा हुआ है आपका पिछले वाले लेक्चर में बताया था इक्वेशन 2 के पहले कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर इनक्लोज्ड सरफेस एस इज गिवन बाई इक्वेशन नंबर 2 से। तो ये है हमारे पास इंटीग्रेशन एस रो वी आई वी जे, रो वी आई वी जे एन जे इंटू डी एस। और ध्यान देना एक बार लिखना मत, ये माइनस साइन है, मैं एक बार मान लेता हूं यहां है। ठीक है, ये माइनस साइन के लिए भी समझाएंगे, इसको हम लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ, ये क्या है भाई हमारे पास से, ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ चेंज ऑफ है तो मोमेंटम ही, बट ये 2D में है तो ये लीनियर मोमेंटम है। ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम है किसके लिए है भाई, फॉर इनक्लोज्ड सरफेस या फॉर कंट्रोल लिख दो। ठीक है, फॉर कंट्रोल्ड सरफेस एस या फॉर इनक्लोज्ड सरफेस एस, चलो ऐसे लिख दो, इनक्लोज्ड सरफेस एस। ठीक है, ये हमारे पास इनक्लोज्ड सरफेस एस के लिए है, सरफेस एस के लिए है। अब देखो ये जो नेगेटिव साइन है, आप ध्यान से देखेंगे एक बार, ये नेगेटिव साइन है, ये जो एनजे है, आपको पता है मैं पहले लेक्चर नंबर 1 में भी बता चुका हूं, लेक्चर नंबर 2 में बता चुका हूं, ये एनजे नॉर्मल है और ये एंटी डायरेक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। ध्यान दीजिए, ये माइनस साइन दिखाई जरूर दे रहा है, बट ये नॉर्मल की एक एंटी डायरेक्शन को, मतलब नॉर्मल जिस डायरेक्शन में लगा हुआ है उसके जस्ट एंटी है, ये पर यूनिट मास से उसको प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए आप ये माइनस साइन यहां से भूल जाना। ठीक है,
इसलिए आप ये माइनस साइन यहाँ से भूल जाना। तो एक तो हमारे पास ये हो गया, एक हमारे पास है ये हो गया। एक बार देखो जगह रखना, बीच में हम प्लस लगाएंगे, चलो आप प्लस लगा लो एक बार। इस माइनस साइन को यहाँ भूल जाना है, ये केवल और केवल नॉर्मल के लिए डायरेक्शंस के एंटी डायरेक्शंस को डिनोट कर रहा है। तो ये तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है भाई, रेट ऑफ चेंज ऑफ है। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ था, यहाँ भी हमारे पास इस इक्वेशन में रेट ऑफ चेंज ऑफ है। इज इक्वल टू टोटल फोर्स, इज इक्वल टू टोटल फोर्स। कौन कौन से फोर्स है हमारे पास है? एक तो ये रहा बॉडी फोर्स है और एक ये रहा फोर्स ऑन द बॉडी पर यूनिट एरिया। अब बताइए बॉडी फोर्स किसके लिए लग रहा है भाई? पर यूनिट मास के लिए। मतलब आप देखो ध्यान से देखो, एक मिनट देखो, समझने की कोशिश करना, कहीं आप गलती कर बैठो। बॉडी फोर्स कहाँ लगेगा? इसके अंदर लगेगा, मतलब ये किसके अंदर है? 3D के अंदर है, तो dV आ जाएगा। तो फोर्स हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन V एफ रो एफ आई इंटू dV, रो एफ आई इंटू dV, रो एफ आई इंटू dV। और ये हमारे पास है पर यूनिट एरिया। PI किसके लिए लग रहा है भाई? फोर्स ऑन द बाउंड्री पर यूनिट एरिया। एरिया मतलब 2D है, 2D का मतलब आपको S लगाना है, तो ये आ जाएगा PI स्मॉल PI इंटू DS, स्मॉल PI इंटू DS। समझिएगा। अब आप ये सोचेंगे रो क्यों लिए? रो डेंसिटी है, आपको पता है डेंसिटी कब एक्टिवेट होती है? जब वॉल्यूम हो या 3D के अंदर हो। यहाँ सरफेस है इसलिए यहाँ डेंसिटी मत लगाना, ये केवल और केवल PI इंटू DS आएगी, ठीक है। रो क्या है भाई? डेंसिटी है, डेंसिटी 3D के लिए आता है। और स्मॉल PI हमने यहाँ डिनोट किया है कुछ नहीं, बस ये एक्टिंग फोर्स है, फोर्स ऑन द बाउंड्री पर यूनिट एरिया के ऊपर लगा है, इसको हमने प्रदर्शित किया है। चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 3 बराबर के साइन के, इसको इससे प्रदर्शित किया है, इसको इससे प्रदर्शित किया है, तो ये PI आ गया। तो आप इसको भी लिख के दिखा दो कि रो FI dV क्या है? बाउंड्री फोर्स लिखो। ये हमारे पास क्या है? बॉडी फोर्स है, सॉरी बाउंड्री फोर्स नहीं, ये हमारे पास क्या है? बॉडी फोर्स है। ये है हमारे पास बॉडी फोर्स है, एक्टिंग ऑन कहाँ एक्टिंग कर रहा है? पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक्टिंग ऑन द इनक्लोज्ड वॉल्यूम, इसके लिए लिख दो द इनक्लोज्ड वॉल्यूम V, इनक्लोज्ड वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? बॉडी फोर्स है, एक्टिंग ऑन द इनक्लोज्ड वॉल्यूम V। और इसी प्रकार इसको दिखा दो, ये हमारे पास क्या है भाई? ये हमारे पास है, ठीक ठीक आपको यहां से दिखाई दे देना चाहिए, तो हाँ चल जाएगा काम। ये है हमारे पास सरफेस फोर्स, ये है हमारे पास सरफेस फोर्स बोल दो या बाउंड्री फोर्स बोल दो, सरफेस फोर्स बोल दो या बाउंड्री फोर्स बोल दो, एक्टिंग ऑन द सरफेस, एक्टिंग ऑन द क्लोज सरफेस, एक्टिंग ऑन द कंट्रोल बोल दो या क्लोज बोल दो, एक ही बात है, कंट्रोल सरफेस S, सरफेस S, ठीक है। अब बताइए टोटल फोर्स के लिए क्या करेंगे? दोनों फोर्स को हम ऐड करेंगे। इसी प्रकार एक प्रकार से टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए, टोटल मन लिखा नहीं है, बस यहाँ जोड़ दिया तो आप समझ जाइए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम टोटल कितना होगा? ये होगा। बस गलती होती है तो ये होती है कि आप यहाँ माइनस का साइन लगा दोगे, उसको ध्यान रखना, नेगेटिव साइन केवल डायरेक्शन को बता रहा था, इसलिए हमारे पास टोटल रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, ये इस प्रकार से ऐड हो जाएंगे। टोटल फोर्स है, ये हमारे पास FI और PI जुड़ गया, ठीक है। अब देखो इसको याद रखने का तरीका ऐसे है, जैसे अभी हमारे पास FI है, ये देखो पर यूनिट मास के लिए आपको पता है 3D है, 3D है तो VdV लगेगा, डेंसिटी अपने आप आ जाएगी। ये हमारे पास 2D है तो इसके साथ डेंसिटी आएगी नहीं, तो एक फोर्स हमारे पास ये हो गया, एक फोर्स हमारे पास ये हो गया। ये हम इक्वेशंस नंबर 2 से निकाल चुके, ये हम इक्वेशंस नंबर 3 से निकाल चुके। सारी की सारी प्रोसेस हमने इस इक्वेशंस नंबर 1 की वजह से ली है कि मास रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू F का मतलब टोटल फोर्स। फोर्स है पर फोर्स की बजाय हम कौन सा फोर्स लेके चलेंगे? टोटल फोर्स लेके चलेंगे। और इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 4। यस, ये जो पूरी इक्वेशंस है इस 2 हिस्से के बराबर, ये 2 हिस्से हैं, इसे आप मान लो इक्वेशंस नंबर 4, ठीक है भाई। इसे आप मान लो ये अपनी है इक्वेशंस नंबर
4 है। ओके, तो बस ये एक ही स्टेप्स आपको बहुत अच्छे से समझनी थी ताकि आपका एक्सप्लेनेशन अच्छे से हो। बुक्स में भी ऐसे ही लिखा है, बट मैंने इसको थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव में कैसे काम करता है इस स्तर पे आपको समझा दिया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन नंबर 4 है। अब कुछ बातें हमारे पास याद रखने वाली आएंगी, तो हम उसे ज़रूर याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभार हमारे पास ऑप्शंस तो है, ऐसी बात तो नहीं है, मैथ में हर एक चीज़ का ऑप्शंस है, बट कुछ चीज़ें अगर सही समय पे याद रख लें तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, अब आप लिखो वेयर स्ट्रेस वेक्टर स्मॉल पी आई इज इक्वल टू। ठीक है, यह जो हमने इस पी आई को जो बाउंड्री फोर्स वाला लिया है, मैंने आपको बताया था ना, ये एक प्रकार से स्ट्रेस है और स्ट्रेस अपने आप में एक फोर्स का काम करता है। तो हमने लिखा स्ट्रेस वेक्टर। ठीक है, स्ट्रेस वेक्टर पी आई इज इक्वल टू, ये आएगा हमारे पास सिग्मा आई जे इंटू में एन जे। ये आएगा हमारे पास सिग्मा आई जे इंटू में एन जे। ठीक है, आपको ये याद रखना है। और ये सिग्मा आई जे क्या होता है आपको खूब अच्छे से पता है। अगर आप एमएससी प्रीवियस में डीजी वाला पेपर पढ़ा है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, तो आपको पता है ये सिग्मा आई जे एक प्रकार से ऐसे देखो, जी आई जे आता था, टो आई जे आता था, डेल्टा आई जे आते थे, ये सारे कोवेरिएंट वेक्टर फंडामेंटल टेंसर हुआ करते थे। ठीक है, यहाँ ये क्यों एक्टिवेट हुआ, इसके पीछे थोड़ी बड़ी कहानी है, इसलिए इसे मैंने स्टार लगा दिया, और स्टार का मतलब आपको ये याद रखना है। तो हमने लिखा है वेयर स्ट्रेस वेक्टर पी आई इज इक्वल टू, ये होता है। अब ये खुद सिग्मा आई जे किस प्रकार से डिफाइन होता है, एमएससी प्रीवियस की बुक हाथ लगे तो जरूर देखना, वहां आपको ये एक चैप्टर में मिल जाएगा। सिग्मा आई जे इज इक्वल टू माइनस का डेल्टा आई जे, माइनस का डेल्टा आई जे, और इंटू में ये कैपिटल पी आ जाएगा, प्लस टो इंटू आई जे आ जाएगा, प्लस टो इंटू आई जे आ जाएगा। और ध्यान देना ये पी हमारे पास मोमेंटम है, पी इज इक्वल टू एम वी वाला, P इज इक्वल टू एम वी वाला। बस एक स्टार मैं आपके यहाँ लगा देता हूँ कि ये हमारे पास पी आई इस प्रकार से आता है, सिग्मा आई जे हमारे पास इस प्रकार से आता है। ये हमारे पास कोवेरिएंट टेंसर्स है, फंडामेंटल टेंसर्स वाले पेपर में आपको ये देखने को मिल जाएगा। ये स्टेप्स कुछ ऐसी ही लिखी हुई हैं, बस वहाँ सिंबल चेंज हो गए, वहाँ जी आई जे आपने ऐसे देखा होगा, बस वहाँ जी आई जे था और एन कैप लिखा हुआ होगा। और इसको स्ट्रेस वेक्टर को कुछ दूसरे फॉर्मेट से, जो आपने देखा हो ना क्रिस्टोफर सिंबल आई जे के, या इसको ऐसे भी लिखते हैं आई जे के, और आपने यूनिट सेकंड में नहीं फोर्थ में देखा होगा, और यूनिट थर्ड में आपको और देखने को मिलेगी। अभी आप बेफिक्र रहिए, ये सारी बातें घूम फिर के आएंगी कि किस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस के अंदर है, ये टेंसर से ये एक्टिवेट होते हैं, धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास पी आई आ गया, ये हमारे पास सिग्मा आई जे आ गया। केवल रटने के लिए अभी के लिए सिर्फ दो इक्वेशन से कि हमारे पास पी आई की वैल्यू, ये सिग्मा आई जे की वैल्यू। अब कैलकुलेशन से आप इसे अच्छे से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशंस 5 एंड 6, अब आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हो। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या आ जाएगा भाई, पी आई की वैल्यू रख दो, देखो सॉरी इसकी सिग्मा आई जे की वैल्यू रख दो, पी आई इज इक्वल टू सिग्मा आई जे की आप ये वैल्यू रख दो, माइनस डेल्टा आई जे और पी प्लस टो आई जे, और इसके इंटू में क्या है भाई, एन जे है, इसके इंटू में हमारे पास क्या है, एन जे है। इसे आप मानो इक्वेशंस नंबर 7, इसे आप मानो इक्वेशंस नंबर 7। अब ये जो पी आई की वैल्यू आई है, ये उठा के इस इक्वेशंस नंबर 4 के अंदर रख दो। ठीक है, नाउ पुटिंग द लैंग्वेज लिख दो, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पी आई फ्रॉम इक्वेशन 7 इनटू इक्वेशन 4 वी गेट। अब ये वैल्यू उठाइए पी आई की और आप यहां रख दीजिए।
ठीक है, ध्यान देना भाई, इन दोनों इक्वेशंस के बीच में बराबर का साइन लगाना मैं भूल गया हूं, है ना भाई। ये तो क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फोर्स, इज इक्वल टू टोटल फोर्स। कहीं आप सोचो कि ये क्या आ गया, बराबर का साइन लगाइए भैया, ठीक है, अभी लगाइए, भूल जाओगे बाद में तो, और भूल जाओगे तो फिर पता नहीं क्या ही दिखेगा आपको, ये कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के आप इक्वेशन नंबर 4 में रख दो, तो आप साथ साथ लिखते रहें, हम लैंग्वेज उठाई, पी आई की वैल्यू कहाँ रखेंगे, अपने इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर, है ना भाई। ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, अपने इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। तो चलिए रखते हैं इसको। इस साइड में तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल टी, इस साइड में तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी रो वी आई डी वी, रो वी आई डी वी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऐसे, प्लस इंटीग्रेशन ऐसे रो वी आई वी जे, रो वी आई वी जे एन जे इंटू डी एस, एन जे इंटू डी एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वी रो एफ आई डी वी, रो एफ आई डी वी प्लस इंटीग्रेशन एस, प्लस इंटीग्रेशन एस पी आई इंटू डी एस, और ये रहा पी आई, तो ऐसा कैसा लिख दो, पी आई इंटू डी एस, तो ये आ जाएगा डेल्टा आई जे पी प्लस टो आई जे एन जे इंटू डी एस, एन जे इंटू डी एस, मतलब ये इंटीग्रेशन एस पी आई इंटू डी एस है। तो ये हमने पी आई की वैल्यू उठाई और ये वैल्यू हमने यहाँ शिफ्ट कर दी है, ठीक है। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं, बस आपको इक्वेशंस नंबर 5 और इक्वेशंस नंबर 6 एक बार के लिए याद रखना है। ये टेंसर से रिलेटेड विस्कस फ्लूइड है, ये आगे आने वाले यूनिट 3 में भी कई बार ये डिस्कशन में आएंगे, तो हम वहाँ इस पर अच्छे से चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक साथ साथ समझ में आ रहा होगा कैलकुलेशन से। अब कैलकुलेशंस को हम आराम से चलने देंगे, ठीक है। अब आप क्या करो, इसके अंदर आपको बताने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार आपने इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी वाला हिस्सा सोल्व किया था इसी प्रकार हम यहाँ भी इसे सोल्व करेंगे। तो नाउ यूजिंग गॉस थ्योरम, यस, नाउ यूजिंग गाउस थ्योरम, ठीक है। गाउस की थ्योरम आपको पता होगी, आपने लेक्चर्स नंबर 1 में काम में लिया था कि इंटीग्रेशंस एस और डी एस है और एन जे है, इसको हटा के आप क्या करोगे, डी बाई डी एक्स जे, डी बाई या डेल बाई डेल एक्स जे, क्या लगाओगे भाई यहाँ पे, डेल बाई डेल एक्स जे, डेल बाई डेल एक्स जे, और ये चला जाएगा डीवी के अंदर, इतना हिस्सा इसका गायब हो जाएगा। और ध्यान दो, आप जे है ना नीचे लिखोगे, हमने एक गलती कर दी है लेक्चर्स 1 की, आप थोड़ी सी भूल सुधार करो भाई, हमने वहां बार बार ऐसे लिखा था डेल बाई डेल एक्स जे, ठीक है, ये गलत है, आप इसको ऐसे सुधारिए, डेल बाई डेल एक्स के नीचे जे लगाइए, एक्स के आप नीचे जे लगाइए, तो अब शायद आपके ध्यान में भी आ जाएगा। लास्ट हमने जो रिजल्ट निकाला था इक्वेशंस ऑफ ए कंटिन्यूटी वाला, वो कुछ ऐसे था, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। आप ये ऊपर जे ना लगाइए भाई, आप इसके नीचे जे लगाइए, ठीक है। आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, आप पीछे तक इसे सुधारिए, स्टार्टिंग से ही सुधारिए इस यूनिट के लेक्चर्स नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर 2 के अंदर, जहां जहां हमारे पास ऐसे लिखा गया है ना, बस ज्यादा नहीं, बस इतनी सी मिस्टेक है, ये ऊपर जे हटा के आप इसके नीचे ले आना, ठीक है। और ये आप करेक्शंस करो, ये हमारे पास सही फॉर्मूला है इक्वेशन से ऑफ ए कंटिन्यूटी का, ठीक है। कहीं आप लेक्चर्स 1, 2 में देख के ऐसे गलत जज कर दो कि ये हो गया, ऐसे नहीं आएगा, थोड़ी सी हो जाता है कभी कभार, तो आप इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए। इक्वेशन से ऑफ ए कंटिन्यूटी का मतलब ये अक्स जे हमारे पास नीचे की ओर आएगा,
ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एक्स जे है, ये नीचे की ओर रहेगा। अब देखो गॉस डाइवर्जेंस कहाँ काम करेगा, जैसे हमने लेक्चर नंबर 1 में जहाँ इंटीग्रेशन एस एन जे डी एस है उसको हटा के आपको डेल बाई डेल एक्स जे और डी वी, मतलब एन जे गायब कर देना है, एस की जगह वी काम में लेना है, डेल बाई डेल एक्स जे लगाते हुए। तो देखिए यहाँ है क्या ना, एस है क्या, नहीं, तो इस स्टेप को छोड़िए। ऐसा कैसा, डेल बाई डेल टी इंटीग्रेशन वी रो वी आई और डी वी। ठीक है, अब देखो यहाँ है ना एस और डी एस है, एस भी है डी एस भी है और साथ एन जे भी है, तो गायब कीजिए। इंटीग्रेशन वी क्या बचेगा, रो वी आई वी जे, एन जे डी एस किस में चला जाएगा भाई, एन जे डी एस डी वी में चला गया, बाहर क्या लग जाएगा, डेल बाई डेल एक्स जे। बाहर देखो क्या आएगा, इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल एक्स जे। हम पहले वाले लेक्चर्स में यही किया था, डेल बाई डेल एक्स जे। रो को छोड़ो, वी आई को छोड़ो, वी जे को छोड़ो, एन जे डी एस है, एन जे डी एस की जगह डी वी आ गया। ठीक है, इसी प्रकार देखो आगे आ जाओ, ये देखिए इंटीग्रेशन वी है, वी को मत छेड़ो, ये तो ऐसा कैसा रहेगा। अब देखिए हमारे पास से प्लस इंटीग्रेशन एस का साइन है, एस को किस में चेंज करेंगे, वी में, डेल बाई डेल एक्स जे लगाइए, डेल बाई डेल एक्स जे लगाइए, और ये कितना बचेगा, माइनस डेल्टा आई जे और पी प्लस टो आई जे, प्लस टो आई जे, एन जे डी एस किस में चला जाएगा भाई, एन जे डी एस किस में चला जाएगा, डी वी के अंदर। ऐसा गाउस की थ्योरम है, ऐसा हमारे पास गाउस की थ्योरम है, तो हमने लिख लिया नाउ यूजिंग गाउस थ्योरम। तो हमारे पास यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आई। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो आप ये ऐसे करो, डेल बाई डेल टी को अंदर ले चलो, क्योंकि डीवी में है कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये आ जाएगा डेल बाई डेल टी रो वी आई डी वी, रो वी आई डी वी। खास बात देखो डी वी बन गया, ये भी देख लो इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल एक्स जे रो वी आई वी जे, ऐसे कर दो इसको, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगेगा, इंटू डी वी। और यहाँ देखो इंटीग्रेशन वी रो एफ आई, ये भी डी वी आ गया, इनको अलग अलग कर दो, तो ये माइनस का साइन, इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स जे डेल्टा आई जे कैपिटल पी डी वी, और इसको अलग करेंगे तो ये इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे इंटू डी वी, टो आई जे इंटू। ठीक है, और ये आपको पता है क्या है भाई, डेल्टा आई जे क्या है, क्रोनिकर डेल्टा। आप ऐसे लिख सकते हो कि डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, और ज्यादा लिखना चाहो तो इसको लिख सकते हो ये क्रोनिकर डेल्टा है। और ये आपने एमएससी प्रीवियस के डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर्स एनालिसिस वाले पेपर में टेंसर एनालिसिस वाले हिस्से में सीखा था। ठीक है, बहुत बार इसे काम में लिया था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये ऐसा कैसा। ठीक है भाई, अब मैं धीरे धीरे इसे हटाता आ रहा हूँ, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम लिखते आएंगे इसको डेल बाई डेल टी, बस यहाँ डेल्टा आई जे की जगह आप क्या लिख देना, 1 लिख देना। कैलकुलेशन है, इससे कोई खास फर्क हमें नहीं पड़ेगा, तो थोड़ी सी आप स्पीड मेंटेन कर सकते हो, कोई दिक्कत आपके नहीं आने वाली है। तो ये क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल टी रो वी आई इंटू डी वी प्लस इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल एक्स जे डेल बाई डेल एक्स जे रो वी आई वी जे, रो वी आई वी जे। ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन वी रो एफ आई डी वी माइनस इंटीग्रेशन। अब देखिए इस डेल्टा आई जे की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1, तो ये क्या आ जाएगा, जब आई और जे बराबर हो जाएगा तो मैं यहां आई लिखूंगा। ध्यान से देखो, डेल्टा आई जे इज इक्वल टू 1 इफ आई इज इक्वल टू जे, तो इस जे की जगह आपको क्या लिखना है, आई लिखना है। और ये क्या बचेगा, ये 1 हो गया, ये पी डी वी, तो पी इसके साथ ही लगा लो, पी और डी वी। ये ऐसा कैसा, इंटीग्रेशन वी डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे इंटू डी वी। ठीक है, तो बस हमने यहाँ 1 रखा है, 1 रखते ही ध्यान से ये आई में चला गया और इसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं आया है।
ठीक है। अब देख सकते हो डी वी डी वी डी वी डी वी एंड डी वी, इसे हम वॉल्यूम के इनक्लोज्ड वॉल्यूम के एक डायरेक्शंस के रूप में हमने इसे प्रोसेस्ड या प्लांटेड कर दिया है। अब इसको एक साइड में ले आइए, तो आप लगाइए दैट इंप्लाइज इंटीग्रेशन वी का कॉमन ले लीजिए। ये कितना बचेगा भाई, डेल बाई डेल टी रो इंटू वी आई। ये कितना बचेगा, डेल बाई डेल एक्स जे रो वी आई वी जे। इसको साथ साथ इधर ले आइए, देखिए ध्यान से देखिए, ये बराबर का साइन है, साथ साथ इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का रो इंटू एफ आई, ठीक है, डीवी। माइनस का साइन इधर आके प्लस का हो जाएगा, डेल पी बाई डेल एक्स आई डीवी, प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे, ब्रैकेट में बंद कर दो, इनटू में डीवी लगाओ, इज इक्वल टू में 0 लगाओ, ठीक है। वन मतलब सारा वन साइड ले आए, इंटीग्रेशन वी और डीवी को कॉमन ले लिया, तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या बच गया, 0 बच गया, ठीक है। तो हम लिखेंगे सो वी गेट इक्वेशंस ऑफ मोशन, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा 0 कर दो, इंटीग्रेशन वी डीवी गायब कर दो, सो वी गेट इक्वेशंस ऑफ मोशन। आप देख सकते हैं कैसे इस इक्वेशंस ऑफ मोशंस ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है ना। स्टार्टिंग में ऐसे थी F इज इक्वल टू डी पी बटा डी टी, न जाने देखते ही देखते ये किस फॉर्म में आ गई है। देखो क्या क्या हो रहा है अपने साथ। तो चलो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, यही अपने को अंदर तक मजबूत बनाती है, डेडिकेटेड रखती है किसी चीज़ के समर्पित। जरूरी नहीं कि मैथ के प्रति रखें, नॉर्मल लाइफ में भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा अहम योगदान है, ठीक है। सो वी गेट इक्वेशंस ऑफ मोशंस, इस वाले हिस्से को मतलब ये हटा दो और ये हटा दो, क्या बचेगा भाई। अब कैलकुलेशन से मैं चाहूँ तो यहाँ छोड़ सकता हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, चलने दो, टाइम थोड़ा लग रहा है तो लगने दो, क्योंकि कुछ बातें अगर क्लियर हो जाएं तो अच्छा है ना भाई। रो एफ आई डेल पी, ये कैपिटल पी है भाई, मिला मत देना कि छोटा पी करके और एकदम से एक जैसे हो जाओ कि हाँ ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया। ये कैपिटल पी है और ये वो हमारे पास स्टार्टिंग में स्मॉल पी आई था, जो एक्टिंग फोर्स था, बाउंड्री फोर्स या स्ट्रेस फोर्स या स्ट्रेस वेक्टर पी आई बोल सकते थे, कई नाम दिए थे, ठीक है। मतलब हमने ये हटा के 0 की ओर भेज दिए। अब इस हिस्से को आप ऐसे करो, इसको आगे की ओर ले चलो, चलो दैट इंप्लाइज लगाते चलो, ये आ जाएगा डेल बाई डेल टी रो वी आई, ये आ जाएगा डेल बाई डेल एक्स जे रो वी आई वी जे। इसको उधर ले चलो तो ये प्लस में आ जाएगा, रो एफ आई, ये माइनस में आ जाएगा, डेल पी बटा डेल एक्स आई, ये प्लस में आ जाएगा, टो आई जे अपॉन डेल एक्स जे। ये हमारे पास है ऐसे आ गया। थोड़ा इसमें और कर दो, अब देखो u इंटू वी से इसका डिफरेंशिएशन कर दो। इसके पीछे भी एक वजह है, क्यों करेंगे देखते जाना। पहले को छोड़ो, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ो, वी आई को छोड़ो, पहले का डिफरेंशिएशन, ठीक है भाई। यहां हमने u इंटू वी लगा दिया है, यस, पहले को छोड़ दिया, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे को छोड़ दिया, पहले का डिफरेंशिएशन। क्यों समझा रहा हूं मैं, यहां देखिए, यहां 1 2 3 आ गई, यहां मैं क्या कर रहा हूं, पहले को छोड़ रहा हूं, हालांकि 3 है तो 2 एक साथ लेके चलने पड़ेंगे ना, तो मैं वी आई को बाहर छोड़ रहा हूं, ठीक है। वी आई को छोड़ दिया तो डेल बाई डेल एक्स जे रो वी जे, ठीक है भाई। देखो वी आई को छोड़ दिया, ऐसे कर लो, चलो यहां जे कर लो या पर रहने दो जैसा भी है, वी आई को छोड़ दिया, डेल वी जे आ गया, प्लस रो वी जे को छोड़ दो, डेल वी आई बाई डेल एक्स जे, डेल वी आई बाई डेल एक्स जे, ठीक है। मतलब इसके अंदर वी आई को तो ऐसे कर लिया, वी आई को तो फर्स्ट मान लिया, रो वी जे को हमने सेकंड मान लिया, ये फर्स्ट ये सेकंड, पहले को छोड़ा सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड को छोड़ा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। वी आई को ही क्यों सेलेक्ट किया, ताकि देखो ये वी आई और ये वी आई कॉमन आ सके, जबकि यहां देखो वी आई है, यहां वी जे नहीं है, अदरवाइज हम वी जे को कर लेते। और आगे करना चाहो तो पर करेंगे नहीं, इतना ही छोड़ दो आप एक बार। इक्वल में आप ऐसा कैसा लिखो, इक्वल में आप ऐसा कैसा लिख देना,
ठीक है। अब इसके अंदर क्या करो, आप कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले भाई, वी आई वाले एक जगह ले लो, है ना, ये वी आई वाला हिस्सा एक जगह कॉमन ले लो और ये बाकी रहने दो ऐसा कैसा। कैलकुलेशन है, इससे हम कुछ ना कुछ रिजल्ट से लेके ही आएंगे कि किस प्रकार से, ये हम नहीं कर रहे हैं भाई, मैं तो वैसे एक माध्यम हूँ, बीच में नावियर और स्टोक दोनों मिलके करेंगे। तो आपको पता है अभी तो केवल नावियर का ही योगदान चल रहा है, स्टोक तो अभी एक्टिवेट होगा। पहले तो देखते गए इसे, बाद में इसने अपनी भी सलाह दी तो इन्होंने भी अपना नाम जुड़वा लिया इसमें, ठीक है। तो धैर्य के साथ टॉपिक देखते रहिए, अभी पूरा नहीं होगा और कंप्लीट आज मैं करवा के छोड़ूंगा, क्योंकि जस्ट नेक्स्ट लेक्चर्स कंटिन्यू लेक्चर से दिक्कत होती है, आपके भी होती है, मेरे तो चलो कोई बात नहीं, बट आपको नहीं लगता हाँ यार टॉपिक ही पूरा नहीं हो रहा, एक लेक्चर सीखो उससे पहले जस्ट मैं नेक्स्ट में छोड़ देता हूँ, फिर दूसरा देखा, फिर जस्ट नेक्स्ट 3 में आ गए आप। तो एक बार 3 को आज रोकेंगे, कैसे भी रोको, चाहिए ज़बरदस्ती करनी पड़े तो करें इसके साथ, ठीक है। अब यहाँ वी आई वाला हिस्सा कॉमन ले लो, दैट इम्प्लाइज, पहले मैं चलो इसे ही कॉमन ले लेता हूँ, वी आई, ये कितना बचेगा, डेल रो बाई डेल टी प्लस वी आई प्लस वी आई तो कॉमन आ ही गया, डेल बाई डेल एक्स जे, डेल बाई डेल एक्स जे, रो इंटू वी जे, रो इंटू वी जे, ये 2 स्टेप्स हो गई। और यहाँ देखो रो कॉमन ले लो डेंसिटी को, प्लस रो कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या बचेगा, डेल वी आई बाई डेल टी, डेल वी आई बाई डेल टी, और यहाँ क्या बचेगा, वी जे प्लस वी जे डेल वी आई बाई डेल एक्स जे, डेल वी आई बाई डेल एक्स जे इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा। और ऐसा का ऐसा में क्या था भाई हमारे पास है, इज इक्वल टू ऐसा का ऐसा, एक तो ये था रो एफ आई, और एक हमारे पास था माइनस डेल कैपिटल पी बाई डेल एक्स आई, डेल कैपिटल पी बाई डेल एक्स आई, एक प्लस में था डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे, एक प्लस में था डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे, ठीक है, शायद हाँ यही था। अब देखो ये क्या है हमारे पास, डेल रो बाई डेल टी, या लिख लो, चलो याद नहीं है हो सकता है अब तो समझ जाओ, सिंस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाई, याद आएगा कि नहीं आएगा फॉर्मूला, लेक्चर नंबर 1 में बताया था, सिंस इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाई, क्या होती है भाई इक्वेशंस ऑफ कंटिन्यूटी, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0, ठीक है भाई। ध्यान देना, गलती सुधार ली होगी ना, मैंने जो कल लेक्चर्स में लिखवा रखा था वो ऐसे है, आप इसे काटिए और इस जे को नीचे उतारिए। अगर आपने अभी तक नींद में तो नहीं होंगे, अच्छे सीनियर स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास चल रही है ना, तो इसको सुधारिए। मतलब ये हिस्सा किस में चला गया भाई, गायब हो गया कि नहीं हो गया, 0 आ गया, डेल रो बाई डेल टी प्लस डेल बाई डेल एक्स जे रो इंटू वी जे इज इक्वल टू 0। सो वी गेट अब देख लो अपने पास जो रिजल्ट्स बचा है, क्या बचा है, ये हिस्सा चला गया 0 के अंदर, तो इसे गायब कर दो, समझ गए ना भाई, इसकी जगह 0 रखते हैं, है ना, इतना तो समझ में आ ही जाएगा। तो ये आ जाएगा रो पूरे के अंदर कॉमन आ गया, डेल वी आई बाई डेल टी प्लस वी जे डेल वी आई बाई डेल एक्स जे, डेल वी आई बाई डेल एक्स जे, ठीक है। इक्वल में हमारे पास क्या आ गया, रो एफ आई माइनस डेल पी बाई डेल एक्स आई है, कैपिटल पी है ध्यान रखना, डेल बाई डेल एक्स जे टो आई जे, इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 5 को याद रखना, स्टार लगवाया था, 6 7 8 मान लो, देख लेना भाई 7 है या 8 है, शायद 8 ही होगी, अगर ठीक ही मेरे यहाँ तक याद है। देख इक्वेशंस का इतना कोई बड़ा